हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में भी अच्छे से ही लगे हुए होंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि इससे पहले मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, जिसका एक्ट नंबर है 5। इसका सेक्शन विथ ऑर्डर्स वाला पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको सीपीसी के कौन से सेक्शंस के साथ कौन सा ऑर्डर जो है रीड करना है। और आज इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपका रहने वाला है कि सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे सीपीसी के, कि क्या जो आप ये आज 1908 की सीपीसी पढ़ते हैं, क्या ये ही इससे पहले सीपीसी जैसा कोई लॉ नहीं था। हमारे जो सिविल केसेस होते हैं क्या वो किसी अदर रूल से गवर्न होते थे या सबके अपने पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग होते थे। आखिर ऐसा क्या रूल था, सबसे पहले ये बताएंगे। देखिए, सबसे पहले भारत में जो सीपीसी वास्तविक रूप में जो शुरू हुई है उसका श्रेय जाता है 1859 में। जी हाँ, सबसे पहले जो हमारी सीपीसी शुरू हुई है वो 1859 वाली सीपीसी है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम की, जो कि वो वायसराय थे उस समय पे। बट यहाँ पर क्या था, ये इस समय अपने आप में एक अपूर्ण संहिता थी, यानी कि इसने सीपीसी में एक रूपता यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए काफ़ी इस संहिता का योगदान है। इसने काफ़ी मात्रा तक जो है सिविल केसेस को इंक्लूड किया, बट फिर भी कहीं ना कहीं यह एक अपूर्ण संहिता मानी जाती है, अपने आप में ये सफिशिएंट मतलब नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें काफ़ी संशोधन हुए। संशोधन होने के पश्चात इसी का परिष्कृत रूप है हमारा जो आज हम पढ़ते हैं 1908, क्योंकि इसमें संशोधन बहुत ज़्यादा हुए थे। और अगर हम यहाँ पर देखें तो उन सारे संशोधनों का हमारे लिए कोई औचित्य नहीं बनता है। बस इतना है कि 1859 में सबसे पहले सीपीसी जैसी संहिता आई और उसने काफ़ी यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की थी सिविल केसेस में, बट फिर भी ये अपने आप में इनकम्प्लीट रही। और इसको संशोधित कर करके आज हमारा जो वर्तमान रूप है सीपीसी 1908, इसी का मेन यहाँ पर रूप है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए, आप जब सीपीसी का सेक्शन 158 पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि किसको रिपील्ड करके जो है हमारी ये जो न्यू सीपीसी 1908 वाली है, मतलब 1859 के बाद तो न्यू ईयर देखो 1908 से 2025, पर समय के साथ इसमें एक बात आप और ध्यान रखिएगा, बाकी लॉज में काफ़ी अमेंडमेंट हो जाते हैं बट इसमें ज़्यादा संशोधन भी नहीं किए गए हैं 1908 वाली संहिता के अंतर्गत। इसका मतलब ये अपने आप में एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण संहिता है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी थी, 1859, जिसमें काफ़ी संशोधन के बाद हमारी 1908 वाली संहिता आज बनी है। 1908 वाली संहिता जो है हमारी, उसका एक्ट नंबर है 5। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, और 21 मार्च 1908 को इसको जो है परमिशन मिल चुकी थी उस समय गवर्नर वायसराय की, जिसको उस समय हम कहेंगे। और साथ ही साथ अगर इसके हम एनफोर्समेंट की बात करें तो 1 जनवरी 1909 से, जी हाँ 1 जनवरी 1909 से यह संपूर्ण भारत के अंदर लागू हो गई थी। बट उस समय जो है संपूर्ण हम नहीं कह सकते, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में ये आपके 31 अक्टूबर 2019 के बाद हुई है। बट नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों में यह आज भी लागू नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अगर हम प्रेजेंट के एवज में देखें तो नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ करके सीपीसी जो है हमारे संपूर्ण भारत में 1 जनवरी 1909 से जो है लागू हो चुकी थी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, जो सीपीसी हमारी इसमें आपका टू पार्टों में डिवाइड है। पहला जो पार्ट आता है वो आता है इसके सेक्शंस का, और दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है इसके ऑर्डर्स का। यानी कि ऑर्डर किस में है, फर्स्ट शेड्यूल में। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह हमारे जो यहाँ पर सॉरी एवरीवन, थोड़ा डिसबैलेंस हो गया। तो यह जो हमारे ऑर्डर्स हैं ये फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं। कितने हैं ये, 51 ऑर्डर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो 51 आदेश दिए हुए हैं वो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत दिए हुए हैं। इस संहिता में जो हमारे टोटल सेक्शंस हैं वो टोटल सेक्शन है 158। तो एक तरफ तो 158 सेक्शंस हैं और दूसरी तरफ जो है इसमें अनुसूची 1 में 51 जो है ऑर्डर्स हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों ही चीज़ें पढ़नी होती हैं। इसलिए फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस सेक्शंस के साथ आपको कौन सा ऑर्डर रीड करना है, क्योंकि प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़रूरी है। अगर हम बात करें सेक्शन एरिया की, तो इस सेक्शन में संशोधन कौन कर सकता है, सेक्शन यानी कि सेक्शन 1 से लेकर 158 तक जो है। और थोड़ा नॉर्मली ये बातें तो आप मोस्टली जानते हैं, अगर एक समय से आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, कि जो हमारी लॉज हैं वो कंकरेंट समवर्ती सूची में आती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों रूल्स बना सकती हैं। तो ये जो हमारा सेक्शन वाला एरिया है इसमें आपके केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार, राज्य का विधानमंडल भी, दोनों ही जो है यहाँ पर कानून इसमें संशोधन कर सकते हैं। और ये जो ऑर्डर वाला एरिया, इसमें हाई कोर्ट को भी पावर दी हुई है संशोधन करने की। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम छोटी सी नॉर्मली सी एक बात और यहाँ पर देखें सेक्शंस की,
यानी कि सेक्शंस की और ऑर्डर्स की। तो ये जो हमारे सेक्शंस हैं ये संहिता का एक तरीके से कह सकते हैं हम क्या है, शरीर है, बॉडी है, और ऑर्डर जो है क्या है, उनके सिद्धांतों का जो है समावेश किया गया है। ओके, और दूसरा यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये ऑर्डर पूरी तरीके से एक प्रोसीजरल के अंतर्गत आते हैं और सेक्शन जो है उसके एक तरीके से हम कहते हैं ना मौलिक विधियाँ, मौलिक विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का कोई सिविल मामला है तो आखिर वो सिविल सूट फाइल कर सकता है, कब कर सकता है, इसके संबंध में सेक्शन 9 उसको बताने वाला है। तो कहीं ना कहीं यह एक मौलिक रूल के बारे में भी बात करता है। और मौलिक और सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो लॉज यानी कि जो विधियाँ आपकी जो अधिकारों का सृजन करती हैं वो सब्सटेंटिव लॉज होती हैं, और उन अधिकारों का उल्लंघन होने पर जो उनके प्रक्रिया इम्प्लीमेंटेशन की बात करती है वो आपके प्रोसीजरल लॉ होते हैं। जैसे आपका एविडेंस हो गया, सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, वर्तमान में आपका बीएसए और बीएनएसएस हो गया है। तो ये थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके संशोधन की, इसमें कितने संशोधन हो चुके हैं। तो वैसे मेनली देखिए इसमें जो आपका संशोधन है वो आपका 1976 का भी एक बड़ा संशोधन आ जाता है इसके अंतर्गत, 1976 का, जो कि आपका 1 फरवरी 1977 से लागू हुआ था। ये बात आपको जरा यहाँ ध्यान रखनी, क्योंकि कभी कभी प्री में जो है इन अगर डीपली क्वेश्चन पुटअप होता है तो इनके संशोधनों के लागू होने की भी बात जो है पूछ ली जाती है। तो ये जो 1976 का संशोधन हुआ था ये आपका 1 फरवरी 1977 से लागू हो गया था। उसके बाद दूसरा जो इसमें बड़ा संशोधन हुआ है वो हुआ है आपका 2002 वाला। ठीक है, कौन सा हुआ है बड़ा संशोधन इसके अंदर, 2002 वाला, और यह भी आपका जो है लागू हो गया था 1 जुलाई 2002 से। ठीक है, 2002 वाला जो है 1 जुलाई 2002 से ये आपका लागू हो गया। तो मेन यहाँ पर ये इसके संशोधन हैं। और दूसरा एक छोटा सा फैक्टर मैं यहाँ पर बता दूँ, और एक संशोधन इसमें आपका जो है 1977 वाला मेन हो गया। ध्यान सुनना है आपको, ये जो 76 में हुआ था बट लागू जो है वो आपका 77 में किया गया था। उसके बाद मेनली आपका जो है ये 1999 वाला मेनली आता है जो कि लागू 2002 में हुआ था। आप लोग सोचेंगे कि मैम 1999 में भी तो हुआ था, तो ये जो आपका 2002 वाला मेन फेमस आता है ये 1999 का ही है, और ये 1 जुलाई 2002 से यहाँ पर जो अंत स्थापित किया गया था, काफ़ी साल बाद जो है इसको लागू किया गया था। और इसका अगर हम अपने आप में थोड़ा सा इफेक्ट देखें कि ये हमारी विधि कैसी है, तो इसका जो है नॉट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसका भूतलक्षी प्रभाव से ये लागू नहीं की जा सकती है। ठीक है, भूत लक्षी प्रभाव से आप इसको क्या नहीं कर सकते हो, लागू है जो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, और नॉट एग्जॉस्टिव लो, नॉट एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि अपने आप में कंप्लीट नहीं है। वैसे तो काफ़ी कोशिश की गई है इस संहिता को अपने आप में कंप्लीट करने की, फिर भी कुछ ऐसे रूल्स रह जाते हैं जहाँ पर यह अपने आप में एक तरीके से क्या होती है, इनकम्प्लीट है जो कि हो जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स आते हैं जो इसके अंतर्गत फॉलो नहीं होते हैं। तो ये बात आपको जरा यहाँ पर ध्यान रखनी है कि भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होती है, यानी कि यह कैसे रिट्रोस्पेक्टिव हमारा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने जैसे कहा था कि इसमें एक संशोधन 2015 में भी छोटा सा हो चुका है, बता दूं मैं आपको, और यानी कि आपका 1977 यानी कि 76 वाला, 1999 यानी कि 2002 में जो लागू हुआ, 2015 में इसमें जो आपके कमर्शियल कोर्ट्स वगैरह इंक्लूड किए गए थे तो 2015 में, बट वो इतना इंपॉर्टेंट आपका संशोधन नहीं आता। और उसके बाद 2019 में आप लोग जानते हो सेक्शन 1 में जो जम्मू कश्मीर को वहाँ से हटा दिया गया था वो आपका वहाँ पर संशोधन है जो किया गया था। अब नेक्स्ट थोड़ा सा ये इसका आपका एरिया हो चुका है, और यहाँ पर अब हम आते हैं थोड़ा सा इसका डिग्री वाले पोर्शन पर। अब आते हैं यहाँ देख लेते हैं अपना सेक्शन वाला एरिया। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जैसे ये दो चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, 21 मार्च 1908 को इसको जो है वायसराय की परमिशन मिली है, और 1 जनवरी 1909 से संपूर्ण भारत में लागू है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। देखिए, सिविल कोर्ट्स की प्रक्रिया से संबंधित जो विधियाँ हैं उनको समेकन करना और संशोधन करना, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अंडरलाइन करें दोनों चीज़ें, क्या, समेकन और संशोधन। समेकन का मतलब है कि जितने भी आपके वो रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग सिविल कोर्ट्स में प्रोसीजर चलता है उनको इकट्ठा करना। समेकन मतलब उनको इकट्ठा करना, और साथ ही साथ अगर उनमें ज़रूरत हो तो उनमें संशोधन भी कर देना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम प्रिलिमिनरी पर आते हैं। प्रिलिमिनरी में क्या दिया हुआ है, देखिए संक्षिप्त नाम वही जो हर अधिनियम का रहता है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। 1 जनवरी 1909 से सारे भारत में लागू हो चुका है। इसका विस्तार सिवाय जम्मू कश्मीर अब यहाँ से रिमूव कर देंगे 31 अक्टूबर 2000 आपका कब से 19 से।
बट ये नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों पर आज भी लागू नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ लागू नहीं होता? जो नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र हैं, और ये आपने बीएनएसएस में भी अब फिलहाल पढ़ा है, सीआरपीसी में भी आपने पढ़ा था। इनको छोड़ करके संपूर्ण भारत पर लागू होगी। इसको यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। नागालैंड राज्य तो संपूर्ण ही आपका, जनजातीय क्षेत्र वही आपका जो यहाँ पर एक स्पष्टीकरण आता है मेनली 21 जनवरी 1972 से पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के जो पैरा 20 में असम के जनजातीय क्षेत्र हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। और बट यहाँ पर देखिए स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे मैंने बताया, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है और इसके संबंध में आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को पावर है। बट अगर ये नागालैंड राज्य चाहे और असम की जो जनजातीय क्षेत्र में असम गवर्नमेंट चाहे तो इन क्षेत्रों पर भी जो है इसको लागू करा सकती है। ये बात आप ध्यान रखनी आपको चाहिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ देखिए अमनदीप द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम अभिकरण और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में इस संहिता के लागू होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव यथास्थिति ऐसे द्वीप समूह, अभिकरणों या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र में इस संहिता के लागू होने के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी नियम या विनियम पर लागू प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर इन क्षेत्रों पर पहले से ऐसे कोई सिविल रूल्स चले आ रहे हैं तो इस संहिता के लागू होने से उन नियमों या रेगुलेशंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट इतना नहीं पूछा जाता, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए इतना यहाँ पर जरूरी है। तो यहाँ पर ये आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीपीसी का और सेक्शन फर्स्ट। अगर आप यह चाहते हैं कि अब हम सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज करेंगे वो फुल 1 वीडियो में कराएंगे, बड़े ही आसान और सिंपल शब्दों में आपको कराने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको यह भी बताते चलेंगे कि क्वेश्चन आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आता है तो आप उसको कैसे करेंगे। केवल प्री की पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं लेकर चलेंगे, बल्कि हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज़ को लेकर चलेंगे। अब यदि आप चाहते हैं कि सीपीसी, जिसको वैसे ज़्यादा टफ नहीं है, 158 सेक्शंस ही है, बट थोड़ा सा ऑर्डर को देखकर डर लग जाता है, यदि आप चाहते हैं, क्योंकि हम इस डायरेक्ट में इस वीडियो के माध्यम से ही आपको मेंस के अकॉर्डिंग भी, प्री के अकॉर्डिंग भी और साथ ही साथ सेक्शंस के साथ ऑर्डर के बारे में भी पढ़ाते हुए चलेंगे। बस ज़रूरत ये है कि आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे, और हमें कमेंट करें और बताएं कि आखिर हमारी बताई चीज़ें आपको किस प्रकार से लग रही है, ताकि हमको और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए हम जो है प्रोत्साहित हो सकें। थैंक यू।